हेलो। क्या चल रहा है सबका? पहले तो यार थोड़ा सा सॉरी यार, पता है पता नहीं क्यों मैंने वीडियो बनाई, पता नहीं कैसे मेरी ना वीडियो करप्ट हो गई और फिर वो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। राइट नाउ मैं बताऊँ, एसटीआर की तीसरे बार वीडियो शूट कर रहे हैं हम, इसलिए 2 दिन से आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाई, वरना अब तक तो यार सारा ही पहुंच जाता। इसके लिए तो यार एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता नहीं था। एक बार तो मतलब पहली बार तो ऐसा हुआ कि मेरे कैमरे का स्टोरेज फुल हो गया एंड उसके बाद जा ही नहीं पाई। फिर अभी तो राइट नाउ सेकंड टाइम पता नहीं कैसे करप्ट हो गया, थर्ड टाइम बना रहे हैं। होपफुली यार इस बार तो बन ही जाए। मेरी तो ऐसे तो मेरी पूरी उम्मीद है। थोड़ी सी ना एनर्जी इसीलिए मेरी कम हो गई। तीसरी बार हम एसटीआर शूट कर रहे हैं राइट नाउ। वैसे यार देख लेते हैं। चलो चलो अच्छा, लीव ऑल दैट थिंग्स। वैसे तो सॉरी तो बोलना मेरा बनता था, तुम लोग भी वेट कर रहोगे ना कि 2 दिन से वीडियोस नहीं आई, तो सॉरी तो बोलना मेरा बनता था। वैसे अगेन लीव ऑल दैट थिंग्स, फोकस करते हैं एसटीआर पे। ठीक है, आपको फाइनली मैंने क्लासिकल का सारा पार्ट करा दिया था टिल एट लास्ट, सिर्फ और सिर्फ एसटीआर बचा हुआ था, है ना। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको मुझे कराना था। ठीक, तो आज की वीडियो में एसटीआर करवा देते हैं। इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो में पेपर सॉल्व करवा देंगे गेट का प्रीवियस ईयर। ठीक है, कंटिन्यू नहीं करेंगे, बहुत लेंथी हो जाता है फिर मुझे कंटिन्यूसली बोलने में भी और आप लोग को देखने में भी काफ़ी लेंथी सा लगने लगेगा, तो दैट्स वाई नेक्स्ट वाले में शूट करते हैं प्रॉब्लम जो है गेट का। ठीक है, फिलहाल प्रेजेंटली कंप्लीट क्लासिकल के बाद स्टार्ट पढ़ लो मेरे से, अरे एसटीआर पढ़ लो। ठीक है, अच्छा एक मिनट ना मैं चेक कर लूँ शूट हो रहा है ना। हाँ यार शूट तो हो रहा है, थैंक यू। अच्छा सुनो, अब एसटीआर को शुरू करने से पहले एक चीज़ है, तुम लोग ने एसटीआर को ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, है ना, एमएससी में भी पढ़ा होगा, कई टीचर्स से पढ़ा होगा तुम लोग के, इवन तुम लोग के एमएससी के सिलेबस में भी आया होगा ना। अच्छा, और क्या और क्या मैं बोलूँ से, यूट्यूब पे भी बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने एसटीआर वगैरह, है ना। मतलब इवन मुझे ना कई लोगों ने बोला कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एसटीआर के ना क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं होते। मतलब क्वेश्चंस इतने घूमे हुए होते हैं या मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आती या क्या, मतलब टिल एट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है एसटीआर का। अच्छा, अब ना एक बार मुझसे पढ़ के ट्राई करो। अभी हम तुम लोग को पढ़ाते हैं एसटीआर अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तुम लोग को ना मतलब एज यूजल जैसा कि थोड़ा सा मेरा स्टाइल है, फिजिक्स को समझने से पहले, मतलब क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा समझो पहले चीज़ों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। समझने से पहले आपको थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी, जैसा कि हम हर चीज़ की कहानी बताते हैं पहले, है ना। तो थोड़ी सी पहले ना कहानी जानो एसटीआर का, कि मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आया, आइंस्टीन के दिमाग में क्या आया कि ऐसा करना पड़ा, और अगर नहीं करते तो क्या हो जाता। अगर एसटीआर इन्वेंट ही नहीं हुआ होता थ्रू एल्बर्ट आइंस्टीन, अगर एसटीआर इन्वेंट ही नहीं हुआ होता तो क्या फर्क पड़ता, क्या होता, है ना। ये हम कहेंगे, थोड़ा सा ना पेशेंस लेके सुनना ध्यान से। स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ही बनाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से तो पूरी, बाकी आप लोग को ना बोर फील नहीं होगा, आई थिंक सो। एंड इसके बाद एसटीआर आपको खुद लगेगा कि यार कितना आसान चीज़ है और जो मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा सा फोकस्ड होके देखो कि हम क्या बता रहे हैं। देखो हुआ क्या, सबसे पहले तो मैं बताऊँ तुमको, मतलब वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग 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 टाइम एगो, मतलब काफ़ी टाइम पहले ऐसा हुआ ना कि जैसे न्यूटन की थ्योरी आ चुकी थी। जो एप्पल गिरा उन्होंने ऑब्जर्व करा, ग्रेविटेशन देखा, और उसके बाद जो हम करते आए थे 11th और 12th में, तुम्हारा F=ma लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन से फोर्स वगैरह एंड ऑल, ये सारी जो कहानी थी ना फिजिक्स की, ये चल रही थी।
ठीक, ये ये कंटिन्यूसली चल रही थी। अच्छा, फिर हुआ क्या, ये सब आराम से चल रहा था कंटिन्यूसली, कोई दिक्कत नहीं थी फिजिक्स में। उसके बाद ऐसा हुआ, जैसे कहा जाता है ना, साइंटिस्ट अगर कुछ ना कुछ इन्वेंट करता है तो वो कुछ ना कहीं से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। वही हुआ एज यूजुअल। जैसे न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए ऑब्जर्व करा था, फिर उन्होंने वहाँ ग्रेविटी वगैरह फील करी थी, सब उन्होंने करा था कैलकुलेट। वैसे ही आइंस्टीन ने मतलब ऑब्जर्व करा चीज़ों को, देखा समझा। उसके बाद वो खुद कंफ्यूज हुए कि भाई ये क्या बला है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करी इस चीज़ पे, नो डाउट आइंस्टीन ने बहुत मेहनत करी इस चीज़ पे, एंड आई प्राउड कि उनकी वजह से STR आया। एंड उसके बाद काफ़ी साल लग गए इस चीज़ को क्लेरिफाई करने में, समझने में काफ़ी साल लग गए। और काफ़ी साल लगने के बाद चीज़ें मतलब लेवल में आई, मतलब सब जानने लगे उसको। बट एक चीज़ मुझे बुरी लगी यार, टिल एट दैट कि आइंस्टीन ने ना STR को बनाने में बड़ी मेहनत करी है ना, बट उनको ना इसके लिए कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला आज तक STR के लिए। सुनकर तो थोड़ा सा लगेगा, वैसे मैं बताऊँ ट्रूथफुली चीज़ें, स्टीफन हॉकिंग्स ने भी जानते हो आप ना स्टीफन हॉकिंग्स को, जिसने ब्रह्मांड वगैरह पूरा डिस्क्राइब कर दिया, उनको भी नहीं मिला था। टेस्ला जो इलेक्ट्रिसिटी बनाया था जिन्होंने, उनको भी नहीं मिला था नोबेल प्राइज़। तो अगर मैं बताऊँ एक शॉर्टली, तो इससे थोड़ा सा ये सीखो यार कि अपने ना काम में ना इंटरेस्ट लेकर के आओ। जब आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, मज़ा आएगा ना, तब आपको खुद ब खुद काम करना अच्छा लगने लगेगा। और जब आप किसी प्रेशर से या किसी लालच से करोगे ना, बात नहीं आएगी वो। इन लोगों ने काम करा इस चीज़ के लिए नहीं कि इनको नोबेल प्राइज़ मिले, बल्कि इस चीज़ के लिए कि मतलब खुद इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। एक एज एग्जाम्पल मैं तुमको बताऊँ, मुझे ना तुम लोग को पढ़ाने में या इवन मुझे पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स, तो आई लव फिजिक्स। दैट्स वाई मैं इस फील्ड में हूँ, दैट्स वाई हम PhD कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोग हैं ना जो नहीं, उनको इंटरेस्ट है बट इस लोग PhD किए जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। तो मेरा एक एडवाइस है, जिस जो भी वीडियो देख रहा होगा उसके लिए, सबके लिए मेरी एक एडवाइस है आप सबके लिए, प्लीज़ यार इंटरेस्ट हो ना फिजिक्स में तभी आगे प्रोसीड करना, वरना कोई मतलब नहीं आगे प्रोसीड करने का, मतलब बोर कर देगी लाइफ पूरी। रेदर देन मूव टू आवर टॉपिक, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, टॉपिक पे आते हैं। अच्छा देखो, अब कहानी सुनो। सबसे पहले STR को ऑब्जर्व करा गैलीलियन ने। सबसे पहले एक गैलीलियन, एक साइंटिस्ट थे, है ना, सबसे पहले STR को ऑब्जर्व करा गैलीलियन ने। अच्छा हुआ क्या, एक दिन ना जैसे वो समथिंग वो किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, ठीक, एक दिन वो ना किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने उस ट्रेन की खिड़की पे वो बैठे हुए थे, वहाँ की उस ट्रेन की खिड़की पे बैठ के उन्होंने एक ऐसा ऑब्जर्व करा कि भाई मैं तो चल रहा हूँ, तो मुझे साथ साथ अपने बगल वाला जो पेड़ वगैरह है वो भी चलता हुआ दिख रहा है, ऊपर जो चांद है वो भी चलता हुआ दिख रहा है ना, मतलब बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मूविंग में दिख रही हैं। तो उनको ऐसा लगा कि वो तो चल रहे हैं, साथ साथ दूसरी भी चीज़ें चल रही हैं, बट इन रियलिटी ऐसा तो था नहीं। वो चल रहे थे ना फुल स्पीड में, बाकी चीज़ें चीज़ें तो कांस्टेंट थी। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि चांद यहाँ से भी दिख रहा है और चांद तुम्हारे घर से भी दिख रहा होगा, तो क्या चांद यहाँ से वहाँ ट्रैवल करके गया होगा? नहीं ना, वो तो भाई एक पर्पज है। चांद तो अभी फिलहाल तो अगर वैसे वो ऑर्बिट लेता है, मूव करता है, कंप्लीट करता है अपना ऑर्बिट, बट मतलब कुछ समय के लिए एज एग्जाम्पल मान लो मेरा, चांद तो कांस्टेंट है ना, मून आपका कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली वो एक जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक, चल आप रहे हो, बट जब आप चल रहे हो और आप उसको देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि वो भी मेरे साथ साथ चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो एक ही जगह पे रुका है, चल आप रहे हो, बट आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि वो भी चल रहा है। सेम चीज़ उनको भी ऐसा लगा, गलीलियन को भी सेम चीज़ ऐसा लगा कि वो चल रहे हैं, बट उनके बगल वाली चीज़ें भी चल रही हैं, बट चल नहीं रही थी। इन रियल लाइफ चीज़ें कांस्टेंट थी वहाँ पर,
अच्छा, फिर क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, रिलेट कर रहा है ना, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बाय फिजिक्स इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए। फिर गैलीलियन काम में लग गए पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने की, चीज़ों को डिफाइन करने के। गैलीलियन पूरी तरीके से काम में लग गए। अच्छा, हुआ क्या, उन्होंने उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करा, उन्होंने फील करा, उन्होंने एक चीज़ डिफाइन करी और बताई। उन्होंने कहा कि हमारे पास दो फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक एक्सेलरेटेड, एक नॉन एक्सेलरेटेड। ठीक, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अब अच्छा, मैंने दो फ्रेम की बात करी। फ्रेम मतलब अगर उनके वाले एग्जाम्पल में अगर मैं जाके सोचूं तो एक जो जिस ट्रेन में वो बैठे थे, जो चल रहा था, ठीक है, एक तो वो वाला फ्रेम, और एक जो सामने वाला था जिसमें से कि आप चांद को ऑब्जर्व कर रहे हो या किसी पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो वाला फ्रेम। दो फ्रेम की बात करी गई, और क्योंकि दोनों फ्रेम में यहाँ पे रिलेट करा गया, चीज़ों को एक साथ थोड़ा सा जोड़ा गया, इसलिए यहाँ पे एज ए रेफरेंस बात करा गया, इसको बोला गया रेफरेंस। इसलिए इस कंप्लीट चीज़ को बोला गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हुआ क्या, उनको ऐसा लगा कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो फ्रेम ले लूँ, ठीक है, दो फ्रेम ले लूँ, ठीक। अच्छा, सपोज दैट होगा क्या तुम्हारा x, इसको मैं ले लूँ y, ठीक, इसको मैं ले लूँ z। अच्छा, क्योंकि अब इसको मैंने लिया है x y z, ठीक, तो अगर मान लो ये वाला फ्रेम मेरा मूव कर रहा है कोई भी वेलोसिटी मान लो v से, ठीक, ध्यान रखना मेरा ये वाला फ्रेम मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी v से। मैंने इसको नाम दे दिया s और इसको भी नाम दे दिया s। हुआ क्या, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, तो मैंने इसको बोला s डैश और इसको बोला नॉर्मली s, ठीक। अच्छा, तो इसका वेलोसिटी भी v डैश होगा, इसके कोऑर्डिनेट को भी फिर मैं डैश कर दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे मान लो कोई पार्टिकल है या फिर वो साइंटिस्ट ही क्यों नहीं बैठे हैं, तो अगर इस वाले फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, दैट इज x डैश, y डैश, z डैश और टाइम का एक डिपेंडेंसी t डैश, ठीक। सेम चीज अगर वो यहाँ से देखे तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट का क्या हाल होगा, दैट इज x, y, z और t, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट एक मैंने माना रेस्ट फ्रेम की तरह और इस वाले को मैंने माना मूविंग फ्रेम की तरह, ठीक। मेरी बात समझ रहे हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सपोज दैट, सुनो, सपोज दैट वो जो साइंटिस्ट थे ना वो इस वाले फ्रेम में बैठे थे, ठीक, अब वो चल रहे थे, ठीक। अब उन्होंने अपने बगल वाला मान लो एक फ्रेम ऑब्जर्व करा जो कि रेस्ट में था, बट उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो रेस्ट में नहीं है, वो तो भाई चल रहा है ना, वो तो चल रहा है कंटिन्यूअसली, बट इस फ्रेम में बैठे रहो तब ऐसा लगा, बट रियल में तो नहीं था ना, इसलिए मैंने इस वाले को मान लिया एस डैश। सपोज दैट तुम्हारी मर्जी, ठीक, इस चीज को माना मैंने एस, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो तुम इसको एस कर लो, इसको एस डैश कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। सही बता रहे, एसटीआर में इतना कंफ्यूज कर देते हैं लोग कि समझ ही नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, इसीलिए हम एकदम क्लियर तुम लोग को बता रहे हैं। अगर तुम लोग चेंज भी कर लोगे ना, तुम्हारी मर्जी, बस तुम्हारे दिमाग में एक सेटअप होना चाहिए कि हम किस चीज़ को एस डैश लेके चलते हैं और किस चीज़ को एस लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि कोई फ्रेम मूव कर रहा है उसमें ये कोऑर्डिनेट है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आपके दिमाग में इमेज किस चीज़ की थी, एस डैश मूविंग की थी या एस मूविंग की थी। जो आपके दिमाग में मूविंग की इमेज हो उस चीज़ को आप वहाँ पे रख के चीज़ों को कर लो कैलकुलेट, क्योंकि इन जनरल एस डैश मूविंग वाले को लिया जाता है, तो मेरे भी दिमाग में सेम इमेजिनेशन थी, एस डैश मैंने मूविंग वाले को लिया, ठीक। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला कि इसका जो बन करके आया, उन्होंने बोला कि अगर हम इस फ्रेम से सॉरी, अगर हम इस फ्रेम से इसको ऑब्जर्व करें तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, और अगर इस फ्रेम से इसको ऑब्जर्व करें हमें तो भी रिजल्ट मिलेगा,
दोनों ही अवस्था में हमको मिलेंगे रिजल्ट्स। अच्छा, बट गैलीलियन का क्या कॉन्सेप्ट था, बाय गैलीलियन, जिसको बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, जिसको बोला गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। इन्होंने क्या बोला, x इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t। देखो इन जनरल एकदम नॉर्मल सी बात समझो, इनका क्या कहना था कि क्योंकि आपका ये वाला कोऑर्डिनेट x है, ठीक है, वो यहाँ पे x वेलोसिटी से चल रहा है, इसके तरफ चल रहा है, ठीक है। अब मेरी बात बताना, मुझे एक चीज बताना, तुम इस चीज को छोड़ो, इनका सब चीज छोड़ो, सारे फॉर्मूले छोड़ो, जो जो हम बोल रहे हैं ना सिर्फ अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन करके चलो। अगर ऐसा होगा कि ये वाला फ्रेम मूव कर रहा होगा, ठीक है, अब ये वाला फ्रेम अगर इस दिशा में मूव कर रहा है तो क्या अदर कोई कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे? इमेजिन करके देखो, अगर इसे मान लो मेरे पास एक ही मार्कर है, ठीक है, अब इस मार्कर को हम इस तरफ से मूव कर रहे हैं, एक ही दिशा में हम इसको मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ये घूम नहीं रहा है, रोल नहीं हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रहा है चुपचाप, तो क्या इसका y और z वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा? नहीं ना। उन्होंने भी सेम चीज बोला कि जब x वेलोसिटी से ये चल रहा है राइट नाउ, तो अगर हम x डैश निकालेंगे तो वो हमारा आएगा x माइनस वी टी, मतलब ये कोऑर्डिनेट और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक, x माइनस वी टी, इसका वेलोसिटी और इसका टाइम। अगर मुझे यहाँ लिखना होता इसकी वेलोसिटी तो हम यहाँ पे डालते v डैश, ठीक, बट मैंने डाला है v, इसका मतलब इसका वेलोसिटी और इसका टाइम, ठीक है। अब तुम कहोगे कि मैम ये तो फ्रेम रेस्ट में था तो इसका वेलोसिटी कैसे निकला? बट मेरे लाल ये सोचो, जब हम एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जब हम एक ऐसे फ्रेम में बैठे हैं जो कि चल रहा है, तो सपोज दैट अगर हम ट्रेन में बैठे, मुझे चांद दिख रहा है कि चांद चल रहा है मेरे साथ, है ना, अब ट्रेन चल रही है, चांद भी चल रहा है मेरे साथ, तो क्या चांद रियल में चल रहा है? नहीं ना, बट हमको तो दिख रहा है ना कि वो चल रहा है। इसलिए अगर हम इस वाले फ्रेम से बैठे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें तो ऐसा फील होगा ना कि ये वाला फ्रेम चल रहा है, तो इसका अपना भी एक वेलोसिटी होगा ना। अगर ऐसा कुछ होगा तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जो हम कहानी बता रहे हैं चुपचाप उसको दिमाग में एक इमेजिनेशन डाल के चलो कि क्या हो रहा होगा, ठीक। अच्छा, जब ये चल रहा होगा तो इसका अपना एक वेलोसिटी होगा, टाइम होगा, है ना, तो इसलिए अगर हमें यहाँ इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगर मेरे को x डैश चाहिए तो वो होगा x माइनस वी टी, एक्स इसका माइनस वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। अच्छा, जब हम x डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारा y और z तो चेंज ही नहीं होगा, तो y और z को इन्होंने एज इट रखा, ठीक। फिर इन्होंने बोला कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, तो टाइम भी नहीं चेंज होगा, टाइम जो यहाँ रहेगा वही टाइम यहाँ रहेगा। इन्होंने ऐसा बोला, ये डिस्क्रिप्शन गैलीलियन का था कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, ठीक। अच्छा, ये उनका हो गया थ्योरी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके बाद हुआ क्या भाई, ये आया, इन्होंने जो ऑब्जर्व करा था, लोगों ने सुना समझा, फिर लगा कि भाई ओह भाई ये तो बड़ी नई चीज़ आ गई, बहुत नया चीज़ इन्होंने डिफाइन कर दिया, बट इसके आगे की कहानी ये नहीं बता पाए, ठीक, तो यहाँ पे ये आके अटक गए। अच्छा, इसके बाद अब दिमाग चलाया आइंस्टीन ने, आइंस्टीन का दिमाग में था बहुत तेज, अगर जो वो डिस्कवरी खुद करते थे वो तो उनका खुद का था ही, और बाकी जो अगर किसी और ने कुछ डिस्कवरी कर दी तो वो उसको भी लेकर अपना बना लेते थे, या आइंस्टीन का थोड़ा थोड़ा था, ऐसा कुछ नेचर था उनका। तो इसके बाद इस चीज़ को ऑब्जर्व करा आइंस्टीन ने, फिर आइंस्टीन भी एज इट इज वो ट्रेन वाला उन्होंने इंसिडेंट फॉलो करा, वो ट्रेन में बैठे चीज़ों को ऑब्जर्व करा, सोचा समझा, काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी फील करी, ठीक। अच्छा, फिर हुआ क्या, चीज़ों को फील करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं,
कुछ चीज़ें इनके हिसाब से गलत हैं। मतलब टाइम कभी भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकता फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या, हर जगह टाइम कभी भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम इस वाले फ्रेम में हो वही टाइम उस वाले फ्रेम में भी हो, है ना। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ कि अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक, अर्थ कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो अब मुझे ये बताओ जो टाइम अभी यहाँ हो रहा होगा वही टाइम अमेरिका में भी हो रहा होगा? नहीं ना। टाइम मस्ट बी चेंज, टाइम का नेचर ही टाइम से चेंज होगा ही होगा, है ना। देन मतलब टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होगी, इसका मतलब टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक इन्होंने ये बोला। सेकेंडली उन्होंने बोला, उन्होंने इस चीज़ को बहुत सारे कंडीशंस एंड एप्लीकेशंस पे अप्लाई करा। फिर उन्होंने बोला कि ये चीज़ ना कहीं कहीं वैलिड हो रही है, किसी किसी केस में ये चीज़ वैलिड हो रही है, मगर किसी किसी केस में वैलिड नहीं हो रही है। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ अंतर आ जा रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ अटक रहा है बीच में। उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट, या उन्होंने कह लो एक गामा का, क्या बोलूँ, इन्वेंट करा, या फिर उन्होंने वहाँ पे गामा प्रपोज करा। ठीक है, गामा का मतलब है मेरे, गामा का मतलब है मेरे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्योंकि कहा गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह जो कि कंपटीट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक, अच्छा, तो इन सब चीज़ों के बाद जो एक इन्होंने इन्हीं के ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ बदलाव कर डाले जो कि आइंस्टीन ने किए। ठीक, वो बदलाव होने के बाद अगर मैं तुमको बोलूँ कि आइंस्टीन ने कुछ बदलाव किए और आइंस्टीन ने जो बदलाव किया उसके बाद आपका यही वाला जो सिस्टम है ना, हटाते यही लिखते हैं, कुछ थोड़ा सा माहौल सेटअप है ना। गैलीलियन तो भाई हट गए, है ना। गैलीलियन हटने के बाद आए आइंस्टीन। जब आइंस्टीन ने इस सिस्टम को डिफाइन करा तो आइंस्टीन ने अपने सिस्टम का नाम बोला लॉरेंस। लॉरेंस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आइंस्टीन की हेल्प करी थी इस चीज को कैलकुलेट करने में। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है एसटीआर का, और लॉरेंस ने इसको कैलकुलेट करने में आइंस्टीन की बहुत बड़ी हेल्प करी थी। क्योंकि लॉरेंस ने इनकी हेल्प की थी बहुत ज़्यादा, इसलिए आइंस्टीन ने इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम ही लॉरेंस पे रख दिया। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत आता क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एज यूजुअल आपका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो वो एज इट सेम रहेगा। बट टाइम तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, टाइम चेंज होगा। इसलिए आपका जो जो टाइम मतलब निकल करके आया वो आया t इज इक्वल टू टी माइनस एक्स डॉट वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये इन्होंने दिया पूरा कैलकुलेट करके, पूरा मैथमेटिकली वगैरह कई सारे सिस्टम को एनालाइज करा, पढ़ा, समझा। उसके बाद इस चीज़ को जो 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 गैलीलियन ने दिया था उसी चीज़ को इन्होंने मॉडिफाई करा। यहाँ भी सेम कहानी है। अगर हम एक्स डैश से को बैठ के कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्स इस वाले फ्रेम से इस वाले फ्रेम को कर रहे हैं कैलकुलेट, है ना। मेरी बात समझना, अगर हम x डैश को कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब हम इस वाले फ्रेम जो कि शांत है उससे बैठ करके जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, हुआ क्या, इसी चीज का एक इनवर्स वर्जन आया। अब इनवर्स वर्जन क्या है, इनवर्स वर्जन मतलब ये कि यहाँ पे तुम x डैश निकाल रहे हो, मतलब ध्यान से सुनो, इस वाले फ्रेम से तुम इस वाले फ्रेम को कैलकुलेट कर रहे हो, तब तुमने यहाँ पे x डैश की वैल्यू वगैरह निकाली। ठीक, बट इस हम ये भी तो कह सकते हैं कि आप मुझे इस वाले फ्रेम का बताओ, तुमको हम ये बता रहे हैं, अब तुम मुझे इससे इसका बताओ, हम ये भी तो कह सकते हैं। इसका मतलब हमको x भी तो निकालना पड़ सकता है। अगर मान लो हमारे पास x डैश गिवन है तो हमको x भी तो निकालना पड़ सकता है।
इस चीज को कहा गया इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी बात समझ रहे हो? एक बार आपने क्या करा, एक बार आपने एक्स डैश को करा कैलकुलेट, एक बार आप करोगे कैलकुलेट मान लो एक्स को, इसको कहा गया इसका इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अच्छा अब इनवर्स का क्या किया, तुम लोग को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इनवर्स में क्या होता है, इसी x को इधर ला दो, इस वाले x डैश को उधर ला दो, बस। इसके लिए तुम्हें तुम्हारा बनेगा क्या, x डैश प्लस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, तुम्हारा y डैश एज यूजुअल y रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, z एज यूजुअल z डैश रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, और तुम्हारा बनेगा t इज इक्वल टू टी डैश प्लस एक्स डॉट वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये बना लॉरेंस का इनवर्स। ठीक, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा मेन था, ये इसका बना इनवर्स। ठीक, अच्छा अब इस चीज से हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर ले जाते हैं। अभी तुम थोड़ा ज़्यादा परेशान मत होना, तुमको भी हम क्वेश्चन करने का तरीका भी बताएंगे, बड़े आसान तरीके से बताएंगे, आप आराम से हैंडल करके लेके जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा ना पेशेंस रखो अभी अपने अंदर। अच्छा अब जब बात हो ही रही है तो एक बात और सुनो मेरी। हुआ क्या कि ये जब आइंस्टाइन ने ऐसी बातें करी, ठीक है, तो लोगों का था मानना कि भाई आपने ऐसे क्यों बोला, या फिर आपने टाइम को एब्सोल्यूट जीरो क्यों बोला, मतलब टाइम क्यों नहीं एब्सोल्यूट क्वांटिटी हो सकती है क्या। तो आइंस्टीन ने ना दो पोस्टुलेट्स दिए, आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट्स दिए। अच्छा मैंने बोला पोस्टुलेट, मैंने लॉ का नाम नहीं लिया, मैंने पोस्टुलेट बोला। आप में से बहुत लोग होंगे जो लॉ को ही पोस्टुलेट समझते होंगे, मगर दोनों सेम नहीं होता, दोनों अलग अलग होता है। लॉ का मतलब होता है अगर कोई साइंटिस्ट अपना लॉ देता है, जैसे न्यूटन ने लॉ दिया था, है ना, इसका मतलब न्यूटन ने जो चीज़ बोली उस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा, सेटिस्फाइड करा, उसके बाद उन्होंने एक लॉ प्रेजेंट करा। बट आइंस्टीन ने पोस्टुलेट दिया, इसका मतलब वहाँ पे उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उस वक्त नहीं था, उन्होंने एक जस्ट स्टेटमेंट पास करा कि हाँ ऐसा होता है। ठीक, चीज़ों को ऑब्जर्व करके सोच के समझ के उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया। अब मेरी बात समझ रहे हो? लॉ का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज़ें जो होती हैं, और पोस्टुलेट का मतलब होता है कि हमने एकदम से एक स्टेटमेंट दे दिया बिना किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ। ठीक, ये होता है पोस्टुलेट। तो भाई जाहिर सी बात है आइंस्टीन एक बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनका तो भाई हर कोई बात मानेगा उस वक्त, है ना। तो आइंस्टीन के कहे मुताबिक उनके दो पोस्टुलेट्स जो थे उनमें से एक था कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन्स सेम, मतलब फिजिक्स के लॉज हर जगह सेम होंगे, चाहे आप इस वाले फ्रेम में खड़े रहो चाहे आप इस वाले फ्रेम में खड़े हो, फिजिक्स के लॉज कभी नहीं बदलेंगे। क्लियर था? ऑल द क्वांटिटीज रिमेन्स इनवैरिएंट, ऑल द क्वांटिटीज रिमेन्स इनवैरिएंट। क्वांटिटीज मतलब जैसे आपको ना क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इनफैक्ट आया भी है प्रीवियस ईयर में, कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर आइंस्टीन की थ्योरी में क्या इनवैरिएंट था। उनका इनवैरिएंट था न्यूटन का लॉ और मैक्सवेल का इक्वेशन, उस वक्त अस्तित्व में ये दोनों आ चुके थे। इस चीज को ना एक ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज को लिख के चलो, न्यूटन्स लॉ एंड मैक्सवेल इक्वेशन, Maxwell's equations remains invariant under Lorentz transformation. ठीक है,
मैंने यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्यों दिया, ताकि आप गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन ना समझ लो, ठीक है। आइंस्टीन की थ्योरी लॉरेंस से अप्लाई हुई है, गैलेलियन से नहीं हुई है। चाहे तो आप, क्योंकि आप गैलेलियन का ना समझ लो, इसीलिए कंप्लीट लिखा जाता है कि मैक्सवेल का इक्वेशन और न्यूटन का लॉ, उस टाइम बेसिकली यही दोनों सबसे ज़्यादा था उस जमाने में, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ को कहा गया ये इनवेरिएंट होंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। मतलब अगर आप जैसे कुछ फिजिक्स अप्लाई करो कि हाँ भाई अरे ग्रेविटेशनली तो ये पॉसिबल ही नहीं है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई अब हम ना फ्लाई कर रहे हैं, आप बोलोगे कि भाई आप फ्लाई कैसे कर सकते हो, है ना, वो कैसे पॉसिबल है। बट कहीं ना कहीं इसीलिए इनके जो मेन लॉज है ना वो अप्लीकेबल नहीं हुए यहाँ पे। अगर वो अप्लीकेबल होते तो यहीं पे तुम्हारा मास की बात करी जाती, फोर्स की बात करी जाती, मगर डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी फॉर्मूले में टाइम में और कोऑर्डिनेट में मास की बात नहीं की गई है। इसीलिए क्योंकि न्यूटन्स का लॉ और मैक्सवेल का इक्वेशन दोनों इनवेरिएंट हुआ इनके ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, इन्होंने ऐसे ही जब ये आगे बढ़ते चले गए तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने न सिर्फ इसी चीज़ को, इन्होंने और भी चीज़ों को ऑब्जर्व करा। और भी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मतलब है जैसे, मतलब वेलोसिटी ऑब्जर्व करी, है ना, एक फ्रेम पे वेलोसिटी है, दूसरे वाले फ्रेम में क्या जा रही है, मास ऑब्जर्व करा, टाइम डायलेशन जो जो कि टाइम को ऑब्जर्व करा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पर उन्होंने लेंथ को ऑब्जर्व करा। इसका मतलब जैसे ऐसा नहीं होता कभी कभी कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई, इसे मान लो ये है, ठीक है, अब ये कोई मान लो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये पूरा मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब ये मूव कर रहा है, सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, ये आपका एक नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, रुका हुआ है, स्थिर है, ठीक। बट सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और ये यहाँ से बहुत स्पीडली मूव कर गया आपके सामने से। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको मैं बोलूँ कि आप मुझे इसका एक्चुअल लेंथ बताओ, तो आप मुझे इसका एक्चुअल लेंथ बता पाओगे क्या? इट इज़ पॉसिबल नहीं ना। कोई भी चीज़ जब चल रही है तो हमें देखने में छोटी ही लगती है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर तुम्हारे सामने से मैं बहुत तेज से निकाल दूं तो तुमको बेसिकली छोटा ही लगेगा ना चीज़ें। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना वहाँ पे, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना लेंथ, इसी को कहा गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और इसका जो तुम्हारा वो क्या कहते हैं फॉर्मूला बन करके आया, वो था तुम्हारा L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बात करी गई तुम्हारे एरिया की। एरिया भी मतलब जैसे एरिया आया ए इज इक्वल टू ए नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही तुम्हारी बात की गई एक नॉर्मल क्या कहते हैं उसको, मैं क्या बोलूँ, टाइम डायलेशन की, वो जो कि तुम्हारा क्या कहते हो, क्या मैं बोलूँ इसको, हाँ, डेल्टा टी से बात कर रहे हैं उसको, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इस चीज की बात करी गई, ठीक। अच्छा, अब एक बात समझो, तुम लोग को ना समझ में आएगा बड़े कायदे से, तुमको जितना मैंने रामायण बताया ना अभी, तुमको आराम से समझ में आएगा। देखो, जब भी तुम एसटीआर का क्वेश्चन करो, मेरी एक बात तो एकदम गांठ मान के लेके चलो, एसटीआर इम्पोर्टेंट है, कि तुमको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक। पेपर में कम से कम 2 से कभी कभी तो 3 क्वेश्चन एसटीआर का आ ही जाता है। होता क्या है, होते आप बड़े जल्दी में हो, फॉर्मूलेज इसके सिवा तो कुछ और होते नहीं है एसटीआर में, और होते ना बड़े जल्दी में हो, इस वजह से आप क्या करते हो ना, चीज़ों को स्किप करने लग जाते हो, चीज़ों पे ज़्यादा तुम लोग ध्यान नहीं देते, और गड़बड़ी वहीं पे होती है। अब तुमको हम बताते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर क्वेश्चन वहाँ पे चल रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होना चाहिए वहाँ पे, तुम उसको ग्रेड कैसे करोगे एसटीआर के क्वेश्चंस को,
मेन तो वही बात है ना भाई, कहानी तो हर कोई याद कर सकता है, बट क्वेश्चन करने का तरीका भी तो आना चाहिए ना, वही तो मेन है। एक मिनट यार, मैं देखती हूँ शूट हो रहा है कि नहीं। हाँ भाई, शूट तो हो रहा है। अच्छा, सुनो, अब क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या है। देखो, जब जैसे कि जैसा कि मैं अपना इमेजिनेशन तुमको बताऊं, मैंने इमेजिन करा था कि एक फ्रेम एस डैश होगा जो कि मूव कर रहा होगा, और एक फ्रेम एस होगा जो कि स्थिर होगा। तो मेरे दिमाग में क्या इमेज है, मेरी बात ध्यान से सुनना है सब, जो हम कहने की जो तुमको समझा रहे हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या इमेज होगा कि एस डैश मूव कर रहा है और एस एज डिस स्थिर है, ठीक। ये थ्योरी मेरे दिमाग में सेट है। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी बात है, 2 बार कम से कम क्वेश्चन पढ़ो, मिनिमम 2 बार एसटीआर की क्वेश्चन पढ़ो, ठीक। मुझे एसटीआर अच्छे से आती है, स्टिल जब हम पेपर करने बैठते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार एसटीआर के क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं। भावुक हो करके बिगाड़ते हो आप सिर्फ अपना, और कुछ नहीं करते। कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। उसमें जैसे ना क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है ना कि मान लो कोई इंसान इस वाले फ्रेम में खड़ा है, वो इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उतने टाइम से वो चल रहा है, इतना उसको टाइम लगा वहाँ पहुँचने के लिए। फिर एक इंसान नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि उसका उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या उसका वेलोसिटी क्या होगा, या उसका टाइम क्या होगा। ऐसे तो क्वेश्चन आता है एसटीआर में, ठीक। अच्छा, अब करना क्या है, उसने मुझसे क्वेश्चन में, मुझे पता है कि जो चीज़ मूव कर रही है वो डैश में लिखनी है, तो जो चीज़ क्लियर खड़ी है एक जगह रेस्ट फ्रेम में है, उसको मुझे नॉर्मल तरीके से लेके चलना है। तब जब क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि मान लो वहाँ पे कोई पार्टिकल मूविंग फ्रेम में मूव कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या गिवन है, वहाँ पे एक्स डैश गिवन है, कोई कुछ भी यहाँ पे समथिंग लिखा होगा, ठीक। फिर अगर वो बोले कि वो इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गिवन है, ठीक। अच्छा, फिर अगर वो बोले कि वहां पे वो इतने टाइम से आगे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टी डैश भी गिवन है। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा, उसके बाद अगर वो ऐसा पूछे कि आप अब मुझे बताओ कि वो नॉर्मल अगर फ्रेम में खड़ा है तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, मतलब वो अगर नॉर्मल फ्रेम में खड़ा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप मुझे बताओ। मूविंग फ्रेम से देख करके किसी नॉर्मल कोऑर्डिनेट का क्या होगा। नॉर्मल कोऑर्डिनेट मतलब प्लेन ऑफ रेफरेंस, प्लेन ऑफ रेफरेंस मतलब जो रेस्ट फ्रेम में है वो वाले की बात हो रही है। रेस्ट फ्रेम में तो हमको पता है कि हम हमेशा एक्स की बात करते हैं, जो कि रेस्ट फ्रेम में होता है मेरे थ्योरी के हिसाब से। इसका मतलब भाई जो जो चीज़ें गिवन है वो तुमने एक जगह तुमने लिस्टिंग कर दी, भाई ये मूव कर रहा है तो फिर यहाँ पे टी डैश होगा, अगर ये खड़ा है तो फिर यहाँ पे ये एस होगा, ठीक। उसके बाद तुम सोचो, जब एक्स डैश टी डैश ये सब गिवन है, पूछ वो एक्स रहा है, तो क्या तो क्या इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा। इस पर रख के तुम लोग आराम से नहीं निकाल दोगे। सोचने वाली बात है। अगर मान लो उसने कुछ ऐसा पूछा कि उसने नॉर्मल कोऑर्डिनेट का दे दिया, मान लो, ठीक है। तो उसने नॉर्मल कोऑर्डिनेट का दिया, तुमने लिख लिया। वेलोसिटी दिया, तुमने लिख लिया। उसने नॉर्मल कोऑर्डिनेट का टाइम वगैरह दिया, तुमने लिख लिया। अब उसने पूछा कि आप मुझे बताओ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या एस डैश पूछ रहा है। अब एस एक्स डैश पूछ रहा है तो क्या ये वाला फॉर्मूला तुम वहां पे नहीं अप्लाई कर दोगे। होता जानते हो क्या है, अब तुम लोग का हमें कंफ्यूजन भी बता रहे हैं। तुम लोग करते क्या हो पेपर में जा करके, क्वेश्चन तो ध्यान से तुम लोग पढ़ते नहीं हो पहले तो, पता नहीं किस बात है तुम लोग को जल्दी रहती है इतनी, भागने की सलाह को समझ में नहीं आता है। 3 घंटा मिलता है उसको भी इतनी जल्दी मची रहती है क्वेश्चन को करने की। तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हो, ठीक। उसके बाद तुम लोग को यही नहीं समझ पाते हो कि कौन घूम रहा है कौन खड़ा है। फिर तुम यही नहीं समझ पाओगे कि क्या गिवन है, एक्स डैश गिवन है कि एक्स गिवन है कि क्या गिवन है, और इतने सारे फॉर्मूलेज में से रखें किस में।
अगर मैं तुमको बता दूं कि इस वाले में रख के निकाला है तो तुम तो निकाल ही दोगे। मेन खेल तो इस चीज का है ना कि इतना सारा जो है तामझाम, भाई मैं रखूं किस चीज में उसको निकालने के लिए। मेन तो वही खेल है ना। उसी चीज के लिए तुमको जो मैंने अभी यहाँ बताया, इमेजिन करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए चीजों को, वो इसीलिए तुमको मैंने इतनी कहानी गा के बताई है, ताकि तुमको आसान भाषा में तुमको समझ में आए कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब सपोज दैट अगर तुम्हारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का केस है, अगर तुम्हारा एस के क्वेश्चन में गिवन है कि मान लो एक मूविंग फ्रेम में एक रॉड है जो कि चल रहा है इतने वेलोसिटी से, तो आप मुझे बताओ रेस्ट फ्रेम में उस रॉड की लेंथ क्या होगी। भाई जब लेंथ की बात हुई इसका मतलब आप लगाओगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये वाला सीन आप लगाओगे। ठीक है। अब इसका मैं आपको बताऊं, एक चीज दिमाग में लेके चलो, इस वाले पार्ट में आपका एल क्या है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। ठीक। और एल नॉट क्या है, जो कि रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इसमें भी सेम चीज है, ए क्या है जो कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और ए नॉट क्या है जो कि रेस्ट में है। ठीक। इसमें भी देखो डेल्टा टी क्या है जो कि राइट नाउ एक क्या कहते हैं, डेल्टा टी को अगर मैं बोलूं तो फील दैट कि तुम्हारा डेल्टा टी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और डेल्टा टी डैश तुम्हारा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक। एक और चीज होती है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, लिख के चलते हैं, फ्लो में आएगा। मास m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस चीज में भी अगर मैं तुमको बोलूं तो m होता है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मास, और m नॉट होता है तुम्हारा रेस्ट फ्रेम में। ठीक। इस चीज को तुम लोग को पता है कि भाई ऐसा होता है, मेरे दिमाग से ऐसा है, तुम चाहो तो ए ले लो रेस्ट फ्रेम में, इसको ले लो मूविंग फ्रेम में, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या इमेजिन कर। मैंने यहाँ वाले पे तुमको बताया ना, देखो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि तुमको यही लेके चलना है। ऐसा कोई मतलब किसी ने तुम्हारे सर पे बंदूक नहीं तानी तुम्हें यही लेके चलना है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो लेके चलना है तुम वो लेके चलो। मगर अपने दिमाग में इतना सॉलिड इमेजिनेशन लेके चलो ना कि चीज़ें इधर उधर ना हो तुम्हारी। मेरे दिमाग में इमेजिन है कि भाई ए होता है जब मूविंग फ्रेम में होता है, और ए नॉट होता है जब वो रेस्ट फ्रेम में होता है, एरिया उसका। तो इसका मतलब भाई लेंथ होगा, मूविंग वाले फ्रेम में बात हो रही होगी, और अगर रेस्ट फ्रेम की बात हो रही होगी तो वहाँ पे एल नॉट गिवन होगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़ कि तुम्हारा ना कोई रॉड चल रहा है, ठीक है, रॉड कोई मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा है इतने वेलोसिटी से इतने लेंथ का, इसका मतलब लैंग्वेज को पकड़ो। मैंने क्या बोला, कोई भी रॉड एक फ्रेम में रखा है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है। इसका मतलब जब वहां मूव कर रहा है इसका मतलब वहां पे एल गिवन है। इस वाले फॉर्मूले में से वहां पे लेंथ गिवन है, अगर उसने वहां पे वेलोसिटी रखी, वेलोसिटी तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, सी तुमको पता ही है, इसका मतलब वहां पे आगे जाके दिया होगा कि अब आप मुझे रेस्ट फ्रेम में उसकी एक्चुअल लेंथ क्या आ रही होगी वो निकाल के बताओ। अब एक्चुअल लेंथ तो हमको रेस्ट फ्रेम में समझ में आएगा, जहाँ पे रुका हुआ है वही तो नापोगे, जहाँ पे वो चल रहा है उसको वहां तुम कैसे नापोगे, है ना। मतलब तुमने एक्चुअल वाले फ्रेम में तुमने उस लेंथ को तुमने मेजर करा, ठीक, वो इसका मतलब एक्चुअल वाले फ्रेम में मेरे दिमाग में सेटअप है कि वहां पे होता है एल नॉट। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एल नॉट की वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ पे एल नॉट की वैल्यू निकालनी है तुम इसी वाले को उठा करके तुम इसके नीचे नहीं भेज दोगे, तुम निकाल नहीं दोगे वैल्यू यहाँ से, इजिली कर लोगे कैलकुलेट आराम से। अब सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि तुम्हारा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, अब जब वो पार्टिकल चल रहा है तो वहां पे उस चीज का मास राइट नाउ तुमको निकालना है, जिसका मास हमने रेस्ट वाले फ्रेम में मेजर करा था, मान लो 5 किलो था,
ठीक है। रेस्ट वाले फ्रेम में हमने किसी पार्टिकल का मास मेजर करा जो कि 5 किलो है। अब आप मुझे बताओ वो इतने वेलोसिटी से चल रहा है, तो आप मुझे बताओ कि उस वाले मास का मूविंग वाले फ्रेम में कितना मास होगा। अब उसने बोला क्या, रेस्ट फ्रेम में इतना मास था, इसका मतलब वहां पे गिवन क्या है, एम नॉट गिवन है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं, मेरे दिमाग में इमेजिनेशन है कि एम नॉट हमेशा रेस्ट फ्रेम वाले की होती है। ठीक, उसके बाद जब पार्टिकल हमें किस चीज़ से निकालना है, हमें मूविंग वाले फ्रेम का निकालना है, इसका मतलब हमको एम निकालना है। ठीक है, जब हमको एम निकालना है, नॉर्मल आप इस वाले फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट नहीं कर दोगे ना। ये मेन खेल होता है तुम्हारे एसटीआर का। सीरियसली बता रहे हैं, एसटीआर में कुछ नहीं है, हलवा है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ले रहे हो, ध्यान लगा ले रहे हो, तो आपका एसटीआर बहुत सही है। नहीं लगा ले रहे हो तो ये पूरे नंबर खत्म कर देगा। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन में आकर के आप मान लो ऐसे वाले में रख दिए, पूछ तो वो मान लो रेस्ट रहा था, तुम उसको इसमें कर करके तुम मल्टीप्लाई कर करके तुम तो कर दी किनारे, भाई नंबर उड़ गया तुम्हारा। दिक्कतें आपकी इन्हीं सब चीज़ों में आती हैं। फॉर्मूले तो सबको पता है, बट जो क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका है, जो उसको पकड़ने की प्रैक्टिस है, जो जो आपकी मेन स्ट्रैटेजी है, उससे थोड़ा सा खेलना सीखो। जब उससे खेलोगे ना, अपने आप तुमको मजा आने लगेगा इन चीज़ों में। अब सुनो, ऐसे ही जैसे तुमको मैंने इसका बताया, ऐसे ही थीटा का भी होता है। थीटा इन द सेंस जैसे कितने थीटा से कितने, अगर मान लो मूविंग वाले फ्रेम में वो इतना एंगल बना रहा होगा, तो अगर मैं उसको रेस्ट वाले फ्रेम से देखूँ तो वो कितना एंगल बना रहा होगा, है ना। वो सब बात, मतलब अगर मैं इसको नॉर्मली बोलूँ तो थीटा डैश है मेरे लिए मूविंग फ्रेम का, ठीक है, और थीटा है मेरे लिए रेस्ट फ्रेम का। तो ये आपका होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक, अच्छा, एक और होता है डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट तुमने शायद बचपन में पढ़ा होगा फिजिक्स में, बट स्टिल ऑन जिसको नहीं ध्यान होगा मैं एक बार रिमाइंड करवाते रहे। सुनो, जैसे तुम्हारा कोई ट्रेन दूर से आ रही है, इमेजिन करो चीज़ों को, कोई ट्रेन मान लो दूर से आ रही है, मुझे उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है मगर धीरे सुनाई दे रहा है क्योंकि वो दूर से आ रही है। फिर जैसे जैसे वो पास होगी उसका आवाज़ मुझे तेज सुनाई देने लगेगा, फिर वो और पास आएगी उसकी आवाज़ और तेज सुनाई देने लगेगी, फिर वो मेरे सामने आ जाएगी बिल्कुल तो उसकी आवाज़ और तेज हमें सुनाई देगी, फिर वो क्रॉस कर जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे वो आगे जाएगी जैसे जैसे उसकी आवाज़ हमारे कान में धीरे होती जाएगी, है ना। तो इसका मतलब वो जब दूर चली जाएगी तो उसकी आवाज़ हमारे कान में काफ़ी धीरे हो जाएगी। इस इफेक्ट को साउंड इफेक्ट या डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्या रोल है यहाँ पर, सुनो। जैसे अब अगर मान लो मैंने बात करी कि कोई प्लैनेट मेरे पास आ रहा है तो उसने उसका रोशनी इतना ज़्यादा है, तो ये डॉपलर इफेक्ट की तो बात हुई ना। सुनो, एक चीज़ समझो, बेसिकली ये सबसे ज़्यादा काम उसके लिए आता है जो कि स्पेस फिजिक्स के लिए पढ़ रहा होता है, स्पेस फिजिक्स या फिर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहा होता है, उसमें ये सब चीज़ें भरी पड़ी होती हैं। मान लो कोई कोई प्लैनेट दूर से हमारी तरफ आ रहा है, अब हमें फील हुआ कि भाई वो हमारे पास आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ फील होने लगा। ठीक, अब जैसे वो चला गया, धीरे 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 वो जो उसकी लाइट या उसका साउंड जो भी फील हो रहा है वो अपने आप कम हो गया। दैट इज योर डॉपलर इफेक्ट। इसके लिए भी एक एसटीआर का है। अगर मान लो दो दो मतलब फील दैट दो तरीके की चीज़ों के लिए अगर वहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान लो कोई पार्टिकल हमारे पास आ रहा है, मतलब वो चल रहा है ना, हम तो खड़े हैं एज इट इज ना, या फिर अगर उसने ऐसे बोला कि भाई हम तो जहाँ खड़े हैं हमें तो भाई ये साउंड आ रहा है, तो उसका 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 रियल साउंड उसके मूविंग रेफरेंस फ्रेम में कैसा होगा। इसका मतलब रेस्ट फ्रेम का दिया है, मूविंग का पूछ रहा है ना। उसका उसका लगी जो फॉर्मूला आपका जो मेन निकल के आता है, दैट इज इस तरीके से डिफाइन करते हैं गामा टाइप, गामा नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अपॉन गामा
नहीं गामा नहीं होता है, शायद 1 होता है। हाँ 1 माइनस गामा बाई सी कॉस थीटा, ये होता है आपका। ठीक, जिसमें से कि अगर मैं बोलूं तो ये होता है मूविंग फ्रेम का, ठीक, और ये होता है रेस्ट फ्रेम के लिए। ठीक है, समझ रहे हो आप क्या हम बोल रहे हैं आपको? ठीक, अच्छा, और आपके एसटीआर में और कुछ नहीं है। अगर ऐसा कहे हो कि आप मुझे टाइम बताओ, मतलब जैसे रिलेटिव टाइम बताओ या जो भी, तो उसके लिए आप एक और फॉर्मूला जो कि आप फ्रीक्वेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज जैसे टी डैश इज इक्वल टू टी टी स्क्वायर। अरे बेसिकली यही है, आपको अलग से क्या बता रहे हैं, बेसिकली यही है तुम्हारा। ठीक है, चाहो तो तुम इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। राइट ना, जितना बोर्ड पे लिखा है ना, ये टोटल यही है आपका एसटीआर, इससे अलग नहीं है एसटीआर कुछ। बट स्टिल ऑन ये भी आपको पता ही होगा आज तक भी, बट स्टिल ऑन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, क्वेश्चंस को इमेजिन करने का तरीका, क्वेश्चंस को पकड़ने का तरीका, जब आप एसटीआर के, इसीलिए हम कहेंगे क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। वाई के नेम है एसटीआर का, चाहो तो आप उससे प्रैक्टिस कर सको, या फिर अगर आपके पास कोई क्लासिकल की बुक हो, कुमार गुप्ता हो या गोल्ड स्मिथ हो, है ना, नहीं गोल्ड आइंस्टीन करके ऐसे कुछ कोई बुक है ना, वो अगर हो तो चाहो तो आप उससे प्रैक्टिस कर लो। मतलब जहाँ से आपको एसटीआर के क्वेश्चंस मिले वहाँ थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखो, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करके देखो। मेरा 100% श्योर है जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप 8-10 क्वेश्चंस लगा लोगे ना एसटीआर के, तो जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे इमेजिन करो वैसे इमेजिन करो, वो आपके दिमाग में चीज़ें क्वेश्चन करते करते ऑलरेडी सेट हो जाएंगी। फिर आपको ना बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं पड़ेगी, आप इजीली चीज़ों को टैकल कर पाओगे। बट टिल एट लास्ट मेरा लास्टली टिप स्टिल ऑन यही है, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, पूरा एक इमेजिन करो अपने दिमाग में कि वहाँ पे वो क्या हो रहा होगा और वहाँ पे वो पूछना क्या चाहता है, मतलब उसने वहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। मूविंग फ्रेम का दिया है तो एक्स डैश करके वहाँ पे लिखो। सबसे बड़ी बात ना, थोड़ा सा जगह मिलेगा यार, एक जगह पहले लिख लो, लिस्ट कर दो कि उसने उसने दिया क्या क्या है, अब वो पूछ क्या रहा है। इससे तुमको फॉर्मूला सेलेक्ट करने में बड़ा आसानी होगा, वरना डायरेक्ट जाओगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। जाहिर सी बात है, कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स है भैया, गेट तो साल में एक बार आता है, नेट तो 2 बार ही आता है, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो नेगेटिव तो तुम लोग नहीं ही कराओगे ना। इसीलिए एक बार उनको ध्यान से सुनो, सोचो, इमेजिन करो, दिमाग में लेकर के आओ तुमने दिमाग में क्या लेके चल रहे थे क्या नहीं, उसके बाद चीज़ों को करो, कोशिश करो। ट्रस्टली कोशिश तुम्हारे आराम से होंगे। एसटीआर कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। वैसे तुम लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा एसटीआर, बट मैंने अपने हिसाब से बहुत नॉर्मल और बहुत इजी एक लैंग्वेज में तुम लोगों को समझाने की कोशिश करी है। स्टिल ऑन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है, कोई भी पॉइंट या कुछ भी नहीं समझ में आता है, देन प्लीज़ पूछना मुझसे ज़रूर, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। पर पढ़ो, इस चीज़ को छोड़ के मत जाना। बहुत लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं क्लासिकल में, बट इस चीज़ को स्किप करके मत जाना। एक तरीके से मैं बताऊँ, फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, इतने इतने फॉर्मूलेज हैं यार, इसमें इसमें सिर्फ रख करके निकालना होता है, फ्री के नंबर मिलते हैं एसटीआर में। इसलिए छोड़ के मत जाना, कंफ्यूज भी नहीं होगे। अगर 8-10 क्वेश्चंस कर लोगे तो कंफ्यूज भी नहीं होगे, ठीक। तो टिल देन आराम से पढ़िए आप लोग, ठीक। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। पेपर सॉल्व करना है ना, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय।